गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों आज आप सभी के लिए लेके आए हैं ट्रांसफार्मर का दोस्तों पार्ट नंबर 6। तो जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ साथ सभी दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो पार्ट नंबर 6 आ चुका है दोस्तों। तो जिस भी भाई ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं 1 से लेके 5 तक तो दोस्तों जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो यदि पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और यदि दोस्तों चैनल पर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही शानदार और धमाकेदार क्लासेस के लिए। चलिए, मॉर्निंग में भी इलेक्ट्रिक डोज को लेना ना भूले दोस्तों, बिल्कुल कंटिन्यू रह रहा है इलेक्ट्रिक डोज। 10 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपको दोस्तों क्या कराते हैं, बिल्कुल समझाया जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को 61 क्वेश्चन से। बिल्कुल सभी दोस्त शेयर कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों चलिए 61, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में सदैव। चलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमेशा दोस्तों क्या इक्वलनेस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो बताइए दोस्तों। ए, विभिन्न संख्याओं में लपेट होते हैं, या एक ही व्यास का दोस्तों वायर यूज लिया जा सकता है, या सी, पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं, या डी, एक विद्युतीय संबंध होता है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए राइट आंसर जल्दी जल्दी दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। बिल्कुल सही है, जो भी मेरे भाई यहाँ आंसर दे रहे हैं ए। देखिए दोस्तों कैसे बात करते हैं ऑप्शन डी से। तो एक विद्युतीय संबंध तो दोस्तों आपस में, देखिए ये प्राइमरी होती है, बीच में कुछ नहीं होता है, और ये सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो एक करोड़ के ऊपर ये बनी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम इस प्राइमरी को अगर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, फेज और न्यूट्रल, तो ये किसी भी तरीके से सेकेंडरी में ये इलेक्ट्रिक दोस्तों आपका क्या नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक संबंध नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से पृथक पृथक रहती हैं। तो ये तो गलत हो गया। पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होता है तो नहीं दोस्तों, एक ही चुंबकीय परिपथ मिलता है। ठीक है, बिल्कुल दोनों में चुंबकीय परिपथ कैसा रहता है, एक रहता है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही व्यास का वायर यूज लें, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों वायर का व्यास, लेकिन हाँ वोल्टेज को कम ज्यादा करना है तो दोस्तों अलग अलग टर्नों की संख्या हो सकता है। स्टेप क्या करते हैं दोस्तों, अब देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको कि अलग अलग क्यों। भैया आप या तो स्टेप अप करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे, कोई एक काम करेंगे। मान लीजिए स्टेप अप किया तो सेकेंडरी में टर्न ज्यादा हो जाएंगे, तो विभिन्न विभिन्न संख्या हो गई। मान लीजिए स्टेप डाउन किया तो सेकेंडरी में दोस्तों टर्न आपके एक दो रह जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब फिर भी आपके नंबर ऑफ टर्न दोनों के अंदर अलग अलग रहने वाले। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। जबरदस्त, शानदार, आप सभी का आंसर सही है दोस्तों। जो भी मेरा भाई पहली बार जुड़ा है दोस्त, एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्तों अपने फ्रेंड को, है ना, और बाकी क्लास के मजे लीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 62 की ओर। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मरों के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है? यानी दोस्तों जो एयर ब्लास्ट होती है ना, वायु का ब्लास्ट होता है, वो हम यूज कर सकते हैं कूलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्षमता होनी चाहिए? ए 10,000 केवीए, बी 5,000 केवीए, सी 500 केवीए, और डी 50 केवीए। देखिए ऑयल का सॉरी वायु का ब्लास्ट करना है, एयर का ब्लास्ट करना है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारी एमबीए क्षमता होती है, केवीए क्षमता होती है, उनके अंदर इसको यूज लिया जाता है। तो जनरली दोस्तों 5,000 से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में इसको हम यूज ले सकते हैं एयर ब्लास्ट को। ठीक है दोस्तों, 5,000 से। अब ये 5,000 भी ऑप्शन में और 10,000 भी, तो ये कह रहा है ऊपर, 5,000 से ऊपर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा, राइट आंसर ए होगा। अगर ए नहीं होता, 10,000 ना होता, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर होता 3,000 इसको, तो आप फिर आंसर देते बी। ठीक है, तो प्रेफरेंस देखना है, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है भाई। आपका जो कह रहा है, कहने वाला क्या कहता है कि 5,000 से ऊपर वाला, तो 5,000 या 5,000 से ऊपर, तो 5,000 से ऊपर जब आपके ऑप्शन में है तो पहला आप उसको ही आंसर मानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ए। बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है, यानी उस पर लोड बिल्कुल भी नहीं है, कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा दोस्तों जो लिया गया करंट है वो कैसा होगा? यानी कि आपकी दोस्तों प्राइमरी हो गई है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई है। अब प्राइमरी तो आपको पता है स्रोत से जोड़ी जाती है, किससे? स्रोत से, जहां से मतलब किसको सप्लाई मिल रही है। लेकिन सेकेंडरी पे लोड जोड़ा जाएगा। अब ये भाई साहब क्या करें कि शून्य लोड है, लोड बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा? ए, फ्लक्स का चुंबकीयकरण करने के लिए जो प्रयुक्त धारा होगी, ठीक है, प्राइमरी के अंदर, या बी सप्लाई से लोह क्षतियों के लिए प्रयुक्त धारा होगी, या डी सी ऑप्शन दोनों धाराओं का सदिश योग होगा, या डी दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग होगा।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 63। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। बिल्कुल दोस्तों कि दोनों धाराओं का क्या होगा, सदिशीय योग होगा। यानी कि दोस्तों जो लोह हानियां हैं उनके लिए और चुंबकीयकरण, ठीक है। तो चुंबकीयकरण के लिए जो फ्लक्स की जो करंट चाहिए वो, और लोह हानियां, आपको पता है जो ओपन सर्किट में ही तो हम लोह क्षतियों को ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल जो लोह क्षतियों के लिए जो धारा चाहिए वो, और चुंबकीयकरण के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ना इसके चारों ओर, उसके लिए जो, यानी दोनों धाराओं का क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से सदिश योग होगा। बहुत ही शानदार। देखिए राइट आंसर इसका होगा दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिल्कुल 64 की ओर। कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर देना दोस्तों। और प्लीज सभी से एक बार बिल्कुल दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो के एंड में या स्टार्टिंग में या बीच में कहीं भी आप एक बार जरूर शेयर कर देना मेरे भाइयों। चलो 64 पे, एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड होगी। लोडेड का मतलब समझते हैं, बिल्कुल गन लोडेड है, मतलब उसमें पूरा आपका फिलअप है। इसका ही मतलब देखिए लोडेड का मतलब हो गया कि आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड फुल है। ठीक है, लोड कैसा रहेगा दोस्तों, फुल लोड पे है, लोडेड है, पूरा भरा हुआ है। चलिए तो ए स्थिर रहेगा उसका फ्लक्स, बी प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा ली गई धारा के अतिरिक्त दोस्तों मात्रा के समानुपाती रहेगा, या सी सेकेंडरी के धारा में जो है उसके समानुपाती रहेगा, या डी इसमें से कोई नहीं। चलिए तो देखिए दोस्तों आपका चाहे लोडेड, आपका लोड पूरा हो या कम हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका फ्लक्स हमेशा कैसा रहेगा दोस्तों, स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो फ्लक्स रहता है वो बिल्कुल कैसा रहेगा दोस्तों, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो हमेशा स्थिर रहने वाला फ्लक्स रहेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 की ओर। निम्नलिखित निम्नलिखित कौन सा शर्त है जो ट्रांसफार्मर के समानांतर चलाने के लिए दोस्तों जो रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, जरूरी है। चलिए बताइए दोस्तों। ए ध्रुवता समान होनी चाहिए, बी वोल्टेज अनुपात का जो समान होना चाहिए, या दोस्तों सी इम्पिडेंस जो अपना होता है उसका प्रतिशत दोस्तों इक्वल होना चाहिए, या डी तीनों ही चीजें आपको मैंडेटरी है। तो देखिए दोस्तों आप मान लीजिए आपका देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज में हो गया मान लीजिए। ठीक है, छोटा सा समझने की कोशिश करना कि यहाँ फेज दिया यहाँ न्यूट्रल दिया। ठीक है, तो जो अपनी वाइंडिंग है ना उसका, तो जो सेकेंडरी में भी मान लीजिए जब दो ट्रांसफार्मर को जब हम जोड़ेंगे, समानांतर का मतलब दो ट्रांसफार्मर को जोड़ेंगे, तो इसके भी प्राइमरी से इसको फेज से इसको और न्यूट्रल से इसको, यानी कि आपकी ध्रुवता बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आपने अगर ध्रुवता चेंज कर ली फेज और न्यूट्रल की, तो दोस्तों आपको पता ही है एसी में करंट, एसी में धारा ऊपर नीचे चलती प्लस माइनस में, और आपस में वो कटिंग करने लगेगी एक दूसरे को अगर ध्रुवता सेम नहीं होगी। तो वोल्टेज बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, वोल्टेज समान होनी चाहिए। वो एक 11 केवी का ट्रांसफार्मर है तो दूसरा भी लगभग 11 केवी का होना चाहिए। पता लगे 100 220 का उठा लिया, एक 11 केवी का था, उनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि भैया बनावट उसकी केवी के हिसाब से उसकी धातुएं होंगी उसके अंदर वाइंडिंग होगी। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज भी सेम होना चाहिए। इंपीडेंस, प्रति इंपीडेंस इकाई, बिल्कुल दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रति इंपीडेंस। इंपीडेंस समझते हो आप, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एसी थ्योरी में अच्छे से कवर करवाया था ये। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। बहुत अच्छा, तो सभी मेरे भाइयों का राइट आंसर है डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 66 की ओर। देखिए दोस्तों ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत रहती है दोस्तों। ए लोह क्षति यानी एडी करंट एवं हिस्टैरिस क्षति दोनों आती है लोह क्षति के अंदर, बी कॉपर लॉसेज यानी ताम्र क्षति, और सी केवल एडी क्षति है दोस्तों, डी इसमें से कोई भी नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर जनरेटर जो भी आप पढ़ते हो सबके अंदर। चलिए तो दोस्तों देखिए आपको पता ही है कि जो लोह क्षतियां होती है, लोह क्षतियां हैं वो लोड पर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, लोह क्षतियां पूरी तरीके से क्या होती हैं, लोड से स्वतंत्र होती हैं। वो आपके दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की जो बनावट की गई है, मतलब कि उसमें कोर कैसा यूज लिया गया है, कितनी मोटाई का, कितने उसका आयतन है, क्या उसके अंदर सिलिकॉन कितना मिलाया गया है, ठीक है, कौन सी आप उसके अंदर नरम लोहा ले रहे हो या सिलिकॉन स्टील का बना रहे हो, तो वो सारी डिपेंडेबल है उसके एक तरीके से बनावट के समय। तो बनावट जो की जाएगी उसके बाद आपने एक बार ट्रांसफार्मर तैयार कर दिया तो उसकी लोह क्षतियां बिल्कुल इक्वल रहेगी, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ट्रांसफार्मर में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों लोह क्षतियां। अब लोह क्षतियां दो प्रकार की होती है, एडी क्षति एवं हिस्टैरिस क्षति। तो एडी क्षति तो जो लेमिनेटेड होती है उनके ऊपर निर्भर करती है, और हिस्टैरिस क्षति दोस्तों किस पे, SI यानी सिलिकॉन पर निर्भर करती है। तो ये दोनों स्टार्टिंग में ही सेट हो जाती है, उसके बाद ये बार बार चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो लोड से बिल्कुल अनजान रहती है, इनका लोड से कोई रिलेशन नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
67। कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए हिस्टैरिस क्षति का मान बढ़ जाता है, बी एडी करंट धारा का मान बढ़ जाता है, सी ए और बी दोनों का मान बढ़ जाता है, और डी ताम्र क्षति का मान बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी, बिल्कुल लोड पर तो निर्भर नहीं कर रही थी आपकी लो क्षतियां, लेकिन लो क्षतियां आपने दो प्रकार की पढ़ी, एक तो हिस्टैरिस और एक एडी करंट क्षति। अब लेकिन दोस्तों आप इनके फॉर्मूलेज को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया फ्रीक्वेंसी का यानी आवृत्ति का तो इन पर दोनों पर असर पड़ रहा है। यदि हिस्टैरिसीस लॉसेज की बात करें दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉसेज की, तो इसमें फ्रीक्वेंसी और दोस्तों आयतन दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। और अगर एडी करंट लॉस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और दोस्तों मोटाई के स्क्वायर के पर निर्भर करती है, ठीक है। तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। चलिए मैं एक बार दोनों का फॉर्मूला भी बता देता हूं। तो फ्रीक्वेंसी पर दोनों ही डिपेंडेबल है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। एक पहले हम हिस्टैरिसीस लॉसेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। तो बी एम यानी मैक्सिमम, उसके अंदर जो वो बना है फ्लक्स, उसका 1.6 निकाला जाएगा, ठीक है, इंटू एफ इंटू बी। एफ का मतलब तो पता है फ्रीक्वेंसी, और बी का मतलब दोस्तों जो कोर होती है ना, कोर बनाई जाती है जिसपे हम बाइंडिंग करते हैं, उसकी मोटाई पूछी गई है, आयतन, सॉरी कोर का आयतन। और एडी करंट का बात करें तो एडी करंट का होता है दोस्तों बी एम यानी जो फ्लक्स उसके अंदर जनरेट होगा उसका स्क्वायर। इसके अंदर 1.6 है, इसके अंदर स्क्वायर है दोस्तों, और एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर दोस्तों। अभी एफ का स्क्वायर तो समझ गए, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर मतलब कोर की मोटाई। यहां पर कोर का आयतन है, यहां पर कोर की मोटाई है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप एक चीज मैं बता दूं यहां पर क्लियर क्वेश्चन यहां से क्या क्या पुटअप हो सकता है। देखिए पहला तो आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि आवृत्ति पर ज्यादा चेंजेबल किसके अंदर आएगा, तो भाई ज्यादा इसके अंदर आएगा ना, किसके अंदर, एडी करंट के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई ये तो स्क्वायर में चल रही है एफ, ये फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो 10 हुई तो 10 की ये तो 100 हो जाएगी, स्क्वायर में चल रही है, जबकि यहाँ पर 10 का ही लॉसेज होने वाला है, तो ये स्क्वायर में लॉसेज बढ़ता जाएगा, तो ज्यादा इफेक्टेबल किस पे होगा, एडी करंट लॉस पे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। कम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कम किस पर निर्भर करती है, मतलब कम इफेक्ट किस पे डालेगी, तो हिस्टैरिसीस लॉसेज पे। और बिल्कुल लॉस, बिल्कुल मतलब किसी पर भी इफेक्ट नहीं पटकेगी तो ताम्र क्षति, क्योंकि ताम्र क्षति क्या होती है, अपनी दोस्तों क्या होती है, पी बराबर आई इंटू आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये होता है। तो जो अपना है दोस्तों क्या होगा, मतलब कि यहाँ कह सकते हैं कि आर पे और आई पर ही निर्भर करेगी अपनी पावर, ठीक है दोस्तों, आई पे और आर पर ही, ठीक है। तो करंट के ऊपर निर्भर करती है, फाइनली कह सकते हैं कॉपर लॉसेस, ठीक है। और करंट लोड के ऊपर निर्भर करता है, तो फाइनली कह सकते हैं इनडायरेक्टली लोड पर निर्भर करेगी। लेकिन बाकी देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस को बारीक से पढ़ लेना, ज्यादा डिपेंडेबल कौन है, कम डिपेंडेबल और विदाउट बिल्कुल ही कोई डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेरे हिसाब से यहाँ चीजें कवर हो गई होगी अच्छे से, चीजें समझ में आ गई तो दोस्तों एक बार यस कर दीजिए सभी मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। धमाकेदार तरीके से शेयर प्लीज सभी दोस्त कर देना, क्लास मजा आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की ओर। किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लोह क्षतियां ज्ञात की जाती है दोस्तों? जस्ट बात कर चुके हैं, लोह क्षतियां दो तरह की होती है, एक हिस्टैरिसीस लॉसेज और एक एडी करंट लॉसेज। तो अब उनको आपको ज्ञात करना है, तो कौन सा परीक्षण, क्या ओपन सर्किट परीक्षण करना पड़ेगा, ए, बी में शॉर्ट सर्किट परीक्षण, सी में हाई सर्किट परीक्षण, और दोस्तों डी में फुल लोड द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों कि लोह क्षतियां का ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए लोह क्षतियां हमने बताई थी दोस्तों कि आपकी लोह क्षतियां होती हैं वो नो चेंजेबल होती हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है एक बार बनने के बाद। अब देखिए, अब ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट कब होगा, जब आपकी प्राइमरी तो मान लीजिए स्रोत से परमानेंट जुड़ी रहेगी, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो आप ओपन सर्किट करें या शॉर्ट सर्किट करें, ये हमेशा स्रोत से जुड़ी रहेगी प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा दोस्तों, सेकेंडरी अगर आपने ओपन रख दी तो सेकेंडरी में करंट मतलब कम जाएगा, का करंट नहीं जाएगा, तो बिल्कुल कम से कम करंट जाना चाहिए, उस समय आप ज्ञात करेंगे दोस्तों किसको, लोह क्षति को। और अधिक से अधिक यानी इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। अब शॉर्ट सर्किट में ज्यादा से ज्यादा करंट बहता है, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा करंट बहेगा, और यहाँ पर हम ताम्र क्षति ज्ञात करेंगे, क्योंकि ताम्र क्षति किस पे निर्भर करती है, लोड पर। और फुल लोड कब होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चीजें समझ में आई होगी बिल्कुल, अगर नहीं भी आई है दोस्तों तो एक बार वीडियो को ज़्यादा मतलब दोबारा आप रिपीट करके देखना, आपको चीज़ें 100% समझ में आने लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्ट सर्किट करना है तो कौन सा आपको दोस्तों क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कॉपर लॉसेज के लिए शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगर इसको ओपन सर्किट कर दिया तो दोस्तों आप लोह क्षति को ज्ञात करेंगे, बस दो चीज याद रखना है। अब लोह क्षति दो तरह की होती है, वो आपको पहले बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ए इसके लिए एकदम सही हो जाएगा,
लो क्षति के लिए। चलिए 69 की ओर दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते जाएं। चलिए, किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करेंगे? अभी हमने पढ़ा कि आप जो लो क्षति है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा सर्किट बनाएंगे? ओपन सर्किट। लेकिन अब पूछ रहा है कि भाई एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक द्वितीयक वाइंडिंग होती है, तो आप ओपन सर्किट किसे रखेंगे? ए द्वितीयक वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखेंगे, बी प्रथम प्राथमिक वाइंडिंग को, या सी दोनों वाइंडिंग में से किसी एक को रख सकते हैं, ठीक है, या दोस्तों डी किसी भी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जा सकता। देखिए ये तो पता लग गया कि ओपन रखा जाएगा, तो ये डी ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। अब आप दोस्तों क्या करेंगे कि प्राइमरी को वाइंडिंग को आप बाहर रखेंगे या ओपन रखेंगे, या आप सेकेंडरी को? तो देखिए दोस्तों, जब ओपन सर्किट की बात आती है, ओपन सर्किट के ना, एक क्लोज सर्किट होगा एक ओपन सर्किट होगा, दो ही सर्किट बनेंगे। जब ओपन की बात होती है खुले सर्किट की, तो दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी में से किसी भी को भी रख सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में से किसी को भी रख सकते हैं। बस यही देखना होगा कि जिस साइड कम वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यानी मान लीजिए अभी ये स्टेप अप है, ठीक है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप है, तो स्टेप अप का मतलब सेकेंडरी में ज्यादा टर्न होंगे, तो दोस्तों प्राइमरी को रखोगे तो अच्छा रहेगा। जिस साइड में लो वोल्टेज साइड को, किस कौन सी साइड को? लो वोल्टेज। अगर यही मान लीजिए स्टेप डाउन है, ये वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप डाउन, तो डाउन का मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज कम है, तो आप सेकेंडरी को ओपन रख सकते हैं। यानी फाइनली कहेंगे चाहे प्राइमरी साइड में कम वोल्टेज हो चाहे सेकेंडरी में, हमेशा कम वोल्टेज को ही ओपन रखना चाहिए, वो अपने लिए सहूलियत रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। समझ गए ना चीज को अच्छे से कि ओपन किसे रखना है? जिस साइड में वोल्टेज कम हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी, बहुत अच्छा, सभी का सही है। लाइक और शेयर मारते रहें। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 70 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि किस वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना होगा। बिल्कुल देखिए, ओपन सर्किट हमने देख लिया, ओपन सर्किट लो क्षति के लिए किया जाता है, और ओपन सर्किट में दोस्तों आप हमेशा लो वोल्टेज साइड को ही ओपन रखेंगे। अब शॉर्ट सर्किट की बात आई है। ए उच्च वोल्टेज वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे, बी निम्न वोल्टेज वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे, डी दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे, सॉरी सी, और डी दोस्तों किसी भी वाइंडिंग को ओपन करेंगे। मतलब ये तो ओपन पे आ गया, शॉर्ट सर्किट पे है ही नहीं लास्ट ऑप्शन तो, ठीक है। तो 70 में लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा भाई, ओपन तो रखना ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट की बात है। तो भाइयों राइट आंसर बताइए दोस्तों 70 का, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल दोस्तों, तो आप देखिए हमेशा वही वाला फील्ड हमारे पास यहाँ आ चुका है कि निम्न वोल्टेज वाली वाइंडिंग को ही शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो यही बनती है कि दोस्तों चाहे आपको ओपन रखना हो चाहे आपको दोस्तों क्लोज रखना हो, ठीक है दोस्तों, चाहे आपको ओपन रखनी हो चाहे आपको क्लोज रखनी हो, हमेशा आप देखेंगे किस साइड को? निम्न वोल्टेज वाली साइड को, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आराम से, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। वहां पर देखिए आप ये देख लीजिए ऑप्शन, यहां पर क्या दिया था? यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक लिखा था। अगर यहां पर भी आपको देख लीजिए निम्न लिख देता, लो वोल्टेज लिख देता, तो आपका बी राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक दिया था। जबकि देखिए कंफ्यूज मत होना दोस्तों दोनों क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर निम्न और उच्च दिया है। अगर यहाँ भी प्राथमिक और द्वितीयक देता तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन राइट आंसर देते कि दोनों वाइंडिंगों को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, बशर्ते कि जो लो वोल्टेज होगी उसको, ठीक है, दोनों में से किसी एक को। तो चीजें समझ गए होंगे, क्लियरेंस पता लग गया होगा कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कहां करना है। और शॉर्ट सर्किट किसके लिए करते हैं दोस्तों? कॉपर लॉसेस के लिए, यानी ताम्र क्षति के लिए, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल। तो आज की क्लास कैसी लगी है दोस्तों, बिल्कुल जरूर बताइएगा। मेरे भाइयों आपसे एक बस आपका प्यार यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज जितने भी भाई देख रहे हैं प्लीज़ एक बार शेयर कर देना दोस्तों, अब क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसी ही शानदार शानदार क्लासेस आपको मिलती रहेगी। मॉर्निंग में भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डोज बिल्कुल कंटिन्यू है, तो मॉर्निंग का इलेक्ट्रिक डोज भी लेना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।